सीए कानून पिछले हफ्ते में सरकार ने जो है नाफिज कर दिया, उसको जो है देश के अंदर लागू कर दिया है। जैसे ही सीएए 2019 में हम लोगों ने सुना था, 3 अल्फाज थे, 3 टर्म्स थे, एनपीआर, एनआरसी और सीएए, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने बोला था कि सीएए आएगा और सीएए का इम्प्लीमेंट करने के लिए एनआरसी को लाना ही पड़ेगा और एनआरसी भी आएगी। अब 2019 में मुसलमानों ने शाहीन बाग क्रिएट किया, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, उसमें हम सब शामिल थे। हम लोगों ने प्रोटेस्ट क्यों किया और आज हम लोग क्या करना चाहिए? क्या प्रोटेस्ट करने से हमारा मसला जो था वो सुलझ गया, ख़त्म हो गया, या वो मसला आज बढ़ सकता है? इन सारी बातों पर आज बात करने के लिए मुझे यहाँ पर आप लोगों ने बुलाया। उसके लिए मैं कमेटी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वक्त दिया अपनी बात रखने के लिए। लेकिन ये बात आप सुनकर यहाँ से जाने के बाद सिर्फ अपने तक नहीं रखेंगे, क्योंकि जैसा हजरत ने बताया कि आपने बहुत सारी तकरीरें सुनी है, उसमें तरह तरह के जिहाद सुना है। इस वक्त मुसलमानों के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिंदुस्तान के अंदर है वो अपने डॉक्यूमेंटेशंस को सही कर लेना है। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है तो उनकी शनाख्त जो है वो कहीं ना कहीं से गायब हो जानी है। तो आपको आपका वजूद बचाने के लिए कागज़ दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका वजूद बचेगा तो मस्जिदें बचेगी, मस्जिदें बचेगी तब नमाजी इसमें आएंगे और नमाज अदा कर सकेंगे। वरना असम एक एग्जाम्पल है, अब तक हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक ही स्टेट है जहाँ पर एनआरसी लगी, असम, जहाँ पर 40 लाख लोगों को डी सिटीजन बना दिया गया, जहाँ डाउटफुल सिटीजन बना दिया गया। अभी 40 लाख लोग जो हैं लग गए लाइनों में अपने डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने के लिए, और आज तक कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 6 साल डिटेंशन सेंटर में, जो कि जेल से भी ज़्यादा बदतर हालात हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप रिपोर्ट्स देखेंगे, बीबीसी के भी कई रिपोर्ट्स उसके ऊपर शाये हुए हैं, इंटरनेशनल मीडिया में शाये हुए हैं कि डिटेंशन सेंटर के हालात जो हैं वो जेल से भी बदतरीन होते हैं। लोग बिना इलाज के मर जाते हैं। एक बाथरूम, एक जगह मैं पढ़ रहा था, एक बाथरूम होता है जिसके अंदर 15-20 जो है जो पखाने बनाए जाते हैं, और वहाँ पर लाइन लगती है 400, 600 लोगों की। तो इतने बुरे हालात में ज़िंदगी हो सकता है गुजारना पड़े हम में से बैठे हुए कुछ लोगों को। तो ये हमारा ईमानी फरीज़ा भी बनता है कि उम्मत मुसलिमा जो उम्मत है ये एक पूरे जिस्म के मानिंद है। अगर जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो तो दूसरा हिस्सा उसको महसूस कर लेता है। तो हम लोगों को ये महसूस करना चाहिए। पहले तो सबसे पहले हर आदमी का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने घर जाए, सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले, अपने वालिदैन के, भाई बहन के, बीवी बच्चों के, ख़ानदान वालों के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करें। अगर वो डॉक्यूमेंट सही हैं तो वो पड़ोस में जाकर मुसलमानों की जो है वो मदद करे, और पड़ोस में भी सही है तो और आगे जाए, ऐसे आगे बढ़ते हुए चले जाइए। हम लोगों का फरीज़ा बनता है। सो यहाँ पर मैं बात करने के लिए आया हूँ एनपीआर, एनआरसी और सीएए। हम लोग इसको बिल्कुल इत्मीनान से 15-20 मिनट लेके बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ समझना नहीं है, आगे जाकर समझाना है। और बेहतरीन तरीके से आप समझोगे तो ही समझा पाओगे, नहीं तो आपके दिमाग में भी अगर डाउट होगा तो आप समझा नहीं पाओगे। सबसे पहले सिटीजनशिप ये होता क्या है, आपको समझने के लिए जाना पड़ेगा भारत के संविधान के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो भारत का आइन है, उसके अंदर आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप का जो है कॉन्सेप्ट लिखा गया है। 5 से 11 तक में जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिखा गया कि कौन लोग सिटीजन होंगे, कौन सिटीजन नहीं होंगे, या जो लोग इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन के बाद पाकिस्तान चले गए, वापस इंडिया आना चाहते हैं, वो सिटीजन होंगे या नहीं होंगे, जो लोग पाकिस्तान जाकर वापस आ गए वो सिटीजन होंगे या नहीं होंगे, या जो लोग नहीं गए या हैं लेकिन वो जाना चाहते हैं और किसी वजह से वो रुक गए हैं किसी डेट तक, तो क्या वो सिटीजन होंगे या नहीं होंगे, या सिटीजनशिप का क्वेश्चन अगर आएगा तो इसको सॉल्व कौन करेगा। ये 5 आर्टिकल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये 7 आर्टिकल के अंदर सारी बातें डील होती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरा का पूरा अथॉरिटी
पावर जो है वो पार्लियामेंट को देता है कि सिटीजनशिप पर कोई भी सवाल आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा, टाइम टू टाइम कानून बनाना होगा, ये कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। अब जो संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है सिटीजनशिप के बारे में, आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक, उसके अंदर हमारे रिलेटेड कोई बात नहीं है। हमारे मतलब उसके अंदर सिर्फ उतनी ही बात है जो 1950 तक बॉर्डर के उस पार गए और उस पार से इस पार आए, उनका ही जिक्र है, उसके बाद किसी का जिक्र नहीं है। लेकिन आर्टिकल नंबर 5 से 11 में जो भारतीय पार्लियामेंट है, जैसे हम लोग वोट देकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन आने वाला है, हम वोट देकर एमपी भेजेंगे, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलकर डिसाइड करेंगे कि भारत के अंदर कौन नागरिक होगा और कौन नागरिक नहीं होगा। और इस बात को पूरी करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, एक कानून बनाया गया, उसका नाम था सिटीजनशिप एक्ट 1955। याद रखिए आप, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इस एक्ट के तहत हम लोग जो है आज हिंदुस्तानी हैं, और इसी सिटीजनशिप एक्ट को 2019 में अमेंड कर दिया गया, यानी तरमीम कर दिया गया, उसके अंदर चेंजेस कर दिए गए। उसी एक्ट का नाम रखा गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, यानी कि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बना था, उसको तरमीम करके 2019 में नया एक्ट बनाया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और इस अमेंडमेंट एक्ट से हम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। ये बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। ये नागरिकता देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मुसलमानों के अंदर एक खौफ और घबराहट है, उसकी जायज वजह है कि खौफ और घबराहट होनी चाहिए। थोड़ी देर में आपको बताऊंगा क्यों घबराना चाहिए हम लोगों को। अब ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, इस एक्ट के अंदर 6 धर्म को, जो माइनॉरिटीज हैं हमारे पड़ोसी ममालिक में, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब आप समझ गए होंगे कि ये तीनों मुल्क किसके हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुसलमानों के हैं ना, इस्लामिक देश है। यहाँ पर सताए हुए हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन और अल्लाह ने की देवे एक और है। इन लोगों को जो इंडिया में आएंगे कब? 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 के पहले इंडिया में आ गए हैं, तो उनको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा, यानी कि उनको भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। तो इससे मुसलमानों को क्या दिक्कत है? मुसलमानों को इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप आसाम की तरफ चलेंगे तब पता चलेगा कि मुसलमानों को इससे क्या दिक्कत है। जो 40 लाख लोगों को सिटीजन करके डिटेंशन सेंटर में डाल दिया गया, उनमें कई लाख गैर मुस्लिम भाई भी थे और मुसलमान भी। अब वो सिटीजन हो गए। मुसलमान जो है वो अपने अगर सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर पाए तो सिटीजन, ये एनआरसी का जो कानून है, कानून नहीं है ये प्रोसेस है, कानून नहीं है। पहले तो आपके दिमाग से निकाल दीजिए एनआरसी कोई कानून है, ये सिर्फ एक प्रोसेस है। एनआरसी का प्रोसेस क्या है? डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट। डिटेक्ट कीजिए, जैसे ये पॉपुलेशन है, मैं आपको आराम से समझा दूंगा। डिटेक्ट कीजिए, फिर डिलीट कीजिए और फिर उठाकर डिपोर्ट कीजिए। अब हम लोग समझते हैं, आपको CAA समझ में आ गया कि कानून दे रहा है। तो मुसलमानों का डर किससे है? मुसलमानों का डर NRC से है। किससे है? NRC। जब CAA और NRC दोनों एक साथ मिल जाता है तो ये जहर बन जाता है हमारे लिए। क्या बन जाता है हमारे लिए? जहर। और अगर ये दोनों एक साथ आया तो हो सकता है एक ही घर के, मेरे घर में मेरे 4 भाई हैं, मेरी 2 बहनें हैं, मेरे वालिद वालिदा हैं, हो सकता है मैं बच जाऊं क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। मेरे भाई ने कमाने के चक्कर में, फैमिली चलाने के चक्कर में डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए, वो सिटीजन हो जाएगा और मेरा अपना भाई, एक ही घर का बंदा जो है वो सिटीजन होगा और दूसरा बंदा डिटेंशन सेंटर में होगा। और जो मैं सिटीजन हो गया, मैं उसके सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए भाग दौड़ करता रहूंगा। इसमें मेरी पूरी इकोनॉमी जो है चौपट हो जाएगी। मजहब, जिस मजहब को हम लोग मानते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, रोजा नमाज कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं दूरी बनने की जो है आशंका हो जाएगी। क्योंकि जब आदमी परेशान होता है
तो उसका दिमाग जो है वहीं पर लगा होता है, सारी चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती। तो सुकून की अगर ज़िंदगी हम लोगों को अपनी बनाना है, अपने भाइयों की बनाना है, तो एनआरसी को समझना ज़रूरी है। अब देखिए एनआरसी खतरनाक क्यों है। एनआरसी लगी कहाँ पर, असम में 40 लाख लोग हो गए डाउटफुल सिटीजन्स, उनको उठाकर डाल दिया डिटेंशन सेंटर में। अब जो गैर मुस्लिम है वो प्रूव हो जाते हैं कि सिटीजन नहीं है, लेकिन उन्हें बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान में सताया गया था, हिंदू, पारसी, जैन, क्रिश्चियन ये सब बोलकर, तो उनको तो सिटीजनशिप दे दी जाएगी। किस एक्ट के द्वारा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा। लेकिन मुसलमानों का क्या होगा? वो जो मुसलमान डी सिटीजन हुआ उसका क्या होगा? उसको डिपोर्ट किया जाएगा। अब डिपोर्ट कहाँ करेंगे? या तो बांग्लादेश या अफगानिस्तान या पाकिस्तान। अब बताइए कोई देश हम लोगों को एक्सेप्ट करेगा? भले वो इस्लामिक ममालिक है, नहीं करने वाले। तो हमारा क्या होगा? पूरी जिंदगी हमें डिटेंशन सेंटर में, जेल में गुजारना पड़ेगा और डिटेंशन सेंटर में मर जाएंगे। वहाँ शादियाँ नहीं होंगी, इलाज नहीं होंगे, पढ़ाया नहीं जाएगा आप लोगों को, आपके बच्चों को। मतलब नस्ल कशी का पूरा लीगल प्लानिंग है ये, आपको समझना है, लीगल प्लानिंग है ना। अगर मुझे उठाकर जेल में डाल दिया जाए और मेरी शादी नहीं हुई है, डिटेंशन सेंटर में अगर मैं चला जाऊँ, तो क्या मेरी शादी होगी? मेरी नस्लें आगे बढ़ेंगी? नहीं बढ़ेंगी, खत्म। तो ऐसे इसलिए ये एनआरसी जो है बहुत खतरनाक होता है। अब एनआरसी है क्या और एनपीआर है क्या, आप लोग इस बात को समझ लीजिए। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन। एक पॉपुलेशन है और एक सिटीजन है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए ना, ये आबादी है, ये आबादी है। इस आबादी में इमाम साहब ने कहा कि आप पता करो कितने लोग इस मोहल्ले के हैं और कितने लोग बाहर से आए हैं। तो जो बाहर से आए हैं उनको भी काउंट करना पड़ेगा कि भाई ये 50 लोग जो है मोहल्ले के हैं, ये 25 लोग जो है बाहर से आए हैं। ये एक 75 लोगों की लिस्ट बन गई। ये लिस्ट जो है पूरी आबादी की लिस्ट बन गई, एनपीआर। और एनपीआर में आपके यहाँ पर लोग आएंगे। एनआरसी का जो पहला स्टेप है वो एनपीआर है। एनपीआर में आपके यहाँ लोग आएंगे, वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगने वाले, ना आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाना है, लेकिन आपको पूछेंगे आपका नाम, आपका जन्म, पैदाइश कितनी तारीख का है वो बताओ, आपके माता पिता का नाम बताओ, क्या काम करते बताओ, कब से रहते हैं, क्या पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, जो रेगुलर होता है। और ये एनपीआर का डेटा कलेक्ट किया जाएगा। अब इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद एनआरसी का प्रोसेस शुरू होता है। इन्हीं में से सिटीजन्स चुना जाएगा। जो पॉपुलेशन रजिस्टर बना है, उसी पॉपुलेशन रजिस्टर में से सिटीजन चुना जाएगा। एनआरसी उसी प्रोसेस का नाम है, नेशनल रजिस्टर सिटीजन्स। अब नेशनल रजिस्टर सिटीजन जब आएगा तो आपके यहाँ पर लोग आएंगे कि भाई आपका जन्म तारीख ये है, तो आप सर्टिफिकेट बताइए, और सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप ये वाला सर्टिफिकेट बताइए, ये वाला सर्टिफिकेट नहीं चलेगा आप ये बताइए। आप यकीन से बताइए, आप लोगों ने पासपोर्ट बनाया ना, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद कितनी तकलीफ हो रही है पासपोर्ट बनाने के लिए, जो कि पासपोर्ट फंडामेंटल राइट है, बुनियादी हक है हमारा, लेकिन उसको बनाने के लिए हम लोग इतनी तकलीफ में आ रहे हैं। जब एक इंटेंशनली एनआरसी लाया जाएगा कि एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके परेशान किया जाए, तो सोचिए आपके साथ क्या होना है। सरकार जिद पर अड़ी हुई कि एनआरसी लेकर आया जाएगा। अब एनआरसी अगर लाते हैं तो हम लोगों को करना क्या है? प्रोटेस्ट करना है सड़कों पर? कोई इलीगल काम करना है? नहीं। सबसे बुनियादी जरूरत जो हमारी है वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर करना। हम लोगों ने अगर अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लिया तो हम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, जब एनआरसी लेकर आया जाएगा तब हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया लीडर हैं, भले वो काम नहीं करते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे वक्त पर जब मुसलमानों का वजूद खत्म करने के लिए आया जाए तो उनके अंदर भी मेहनत आती है और पार्लियामेंट, विधानसभा, हर जगह आवाज उठाया जाता है। और हमारे पास एक बेहतरीन लीडर है, वो बाकायदा आवाज उठाते रहते हैं। अब देखिए एनआरसी लगेगी तो आपको करना क्या है? एनआरसी आने वाला है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये गृह मिनिस्टर, होम मिनिस्टर अमित शाह के अल्फाज हैं कि एनआरसी आएगा और पूरे देश में लागू होगा। तो जब लागू होगा तब हमें कुछ करना चाहिए कि उसकी तैयारी आज ही बना लेनी चाहिए लोगों को। तो उसकी तैयारी आज करनी है
तो उसके लिए देखिए 3 चीजें समझिए। वो जो मैंने सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात की है और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात की है, इसके अंदर 3 बातें आपको एकदम दिमाग में बैठ जानी चाहिए। इन 3 लोगों के ऊपर, ये 3 सेक्टर्स के अंदर जो है आपके डॉक्यूमेंटेशंस मांगे जा सकते हैं। एक तो वो लोग जो 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए, 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए। दूसरी कैटेगरी उनकी है जो 1 जुलाई 1987 से लेकर 31 दिसंबर 2004 तक पैदा हुए। दूसरी कैटेगरी 1 जुलाई से लेकर 1987 से लेकर 31 दिसंबर 2004 तक। और तीसरी कैटेगरी जो 2004 के बाद पैदा हुए हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स इस कैटेगरी में आपको क्या करना है, सेग्रीगेट करना है, अलग अलग छांटना है और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स चेक करना है। जैसे मेरी पैदाइश है 1 जून 1987, तो मैं कौन सी कैटेगरी में आ गया, फर्स्ट कैटेगरी में। मुझे करना क्या है, तो सिटीजनशिप एक्ट बोलता है कि अगर मैं 1 जुलाई 1987 से पहले देश के अंदर पैदा हुआ, कब, 1950 के बाद, और 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ, तो मैं बाय बर्थ इंडियन सिटीजन हूं। लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना पड़ेगा, मेरा कोई एक पैदाइशी सर्टिफिकेट। मुझे तो सिर्फ इतना ही बताना ना सरकार को कि भाई मेरा बर्थ जो है 1 जून 1987 को हुआ, तो सरकार बोलेगी ठीक है, तो आप सिटीजनशिप एक्ट के तहत जो है भारतीय नागरिक हैं, लेकिन आप पैदा हुए थे इस डेट पर, इसका कोई प्रूफ तो दीजिए। तो मुझे क्या इकट्ठा करना पड़ेगा, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट। और मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं, हमारे वालिद ने बनवाया ही नहीं, हम घर में पैदा हो गए, गांव में पैदा हो गए, जहां पर कोई फैसिलिटी नहीं थी। अब बेटर है पासपोर्ट बना लीजिए आप। पासपोर्ट बनाने के लिए आपसे लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल का दाखला सर्टिफिकेट होगा ना, दाखला लिविंग सर्टिफिकेट, वो भी काम कर जाएगा। उस पे भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है और ये प्रूव हो जाता है कि भाई इस साल से जब बंदा ये पढ़ रहा है यहाँ पर, तो उसके पहले तो यहीं रह रहा था, तो ये प्रूव हो जाता है। दाखला सर्टिफिकेट लेकर आप जाइए, आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, लाइट बिल, है ना, ये सारी चीजें होती हैं हमारे पास, ये सारी चीज लेके जाइए। आप पासपोर्ट का फॉर्म भर दीजिए, पासपोर्ट बन गया। अगर मेरा पासपोर्ट बन गया तो मैं कौन हो गया, इंडियन सिटीजन। अब एनआरसी अगर लगती भी है तो मुझे क्या दिखाना होगा, सिर्फ पासपोर्ट। खाली पासपोर्ट के बिना पे साबित हो जाएगा जी जी जी। पासपोर्ट से 87 का 1 जुलाई 1987 के पहले जो लोग पैदा हुए उनको, 87 हाँ 1 जुलाई 1987 के पहले वालों के लिए। लेकिन मसला फंसता किसका है, 1 जुलाई 1987 में जो पैदा हुआ है और कब तक, 2004 तक, 31 दिसंबर। इनके लिए सिटीजनशिप एक्ट बोलता है कि इनको तो अपना बर्थ भी प्रूफ करना है कि यहाँ पैदा हुए, और ये भी प्रूफ करना है कि माँ या बाप में से कोई एक इंडियन सिटीजन था इसकी पैदाइश के वक्त। मैंने मेरा पासपोर्ट अभी जल्द बनाया, मुझे पूछा गया कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट दीजिए, मैंने सीधा कहा कि मेरे पास नहीं है। एक और भाई किसको भी अगर क्वेश्चन करना है जो नहीं समझ में आ रहा तो कर सकते हैं, बार बार मौका नहीं आएगा ऐसा। जी जी, क्वेश्चन आप बिंदास पूछिए, पहले बात पूरी हो तो हाँ 20 मिनट नहीं, आधा घंटा, 40 मिनट आप मुझे असर तक रुका लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम ही यही है कि मैं लोगों को अवेयरनेस पर पहुंचा सकूं। तो मैं ये कह रहा था कि मेरा मुझसे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट मांगा गया। मैंने बोला कि मैडम आप एक काम कीजिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी सिटीजनशिप एक्ट चेक कीजिए, उसके अंदर 1 जुलाई 1987 के पहले जो पैदा हुए उनको बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, सिर्फ प्रूफ ऑफ द बर्थ देना। उसके लिए मैंने एलसी दिया, मेरा काम हो जाएगा। उन्होंने बाजू में एक ऑफिसर थे उनके बगल में, उनसे पूछा, उन्होंने बोला ये सही। मेरा पासपोर्ट यकीन मानिए मस्जिद के अंदर बैठा हूँ, 20 से 25 दिन के अंदर घर पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मेरा खुद का पासपोर्ट आ गया। तो आपको भी यही करना है। लेकिन जो लोग पैदा हो रहे हैं, एक वालिद और वालिदा का कुछ भी नहीं मांगा मुझसे, क्योंकि अगर मेरे वालिद और वालिदा इंडियन सिटीजन नहीं भी हैं तो मैं इंडियन सिटीजन हूँ, क्योंकि वो डेट जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट के अंदर दिया गया उस डेट के बीच में मैं पैदा हुआ और मैंने अपना बर्थ प्रूफ कर दिया। अब जो लोग 1 जुलाई के बाद पैदा हो रहे हैं और 31 दिसंबर 2004 के बीच में पैदा हो रहे हैं, उनको तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी प्रूफ करना है और साथ ही साथ माँ या बाप में से कोई एक इंडियन सिटीजन है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये मसला फंसता है। तो देखिए, जो लोग 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए हैं और
31 दिसंबर 2004 के पहले पैदा हुए, उनको तो सबसे पहले अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकालना चाहिए। अभी मिलेगा कहाँ से? तो आप अगर हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, उस हॉस्पिटल से रसीद निकालिए, वो लेकर जाइए आपके वार्ड में जाकर आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास वो भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आप घर में पैदा हुए, तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोर्ट से ऑर्डर निकलता है। आप नज़दीकी किसी वकील को पकड़िए, पैसे बहुत ज़्यादा मांगते हैं, उन लोगों को रिक्वेस्ट कीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप लोगों के पहचान में मुस्लिम वकील हैं, तो उनको कहिए कि इसको बराए सदका ये काम करें कि भाई बर्थ सर्टिफिकेट का अगर खर्चा उनको 2000 आ रहा है तो 2000 के बदले 2500 लेंगे और लोगों का कर देंगे, 10,000 20,000 ना मांगे। तो ये मैं जो वकील हजरात हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, करना चाहिए उनको। तो आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए। दूसरा, आपके अम्मी अब्बू में से किसी एक का बर्थ आपको प्रूफ करना है, वो बर्थ सर्टिफिकेट से प्रूफ होगा। या पासपोर्ट है उनके पास तो बहुत अच्छी बात है, पासपोर्ट भी नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं है, स्कूल का दाखिला होगा तो अच्छी बात, अब ये भी नहीं है बहुत लोगों के पास। अब क्या करें? मसला यहाँ फंसता है। गांव में खेत जमीन होगी, खेतौनी होगी, या उनके पैदाइश या बच्चे के पैदाइश के पहले का अगर उनका बैंक अकाउंट है, LIC अकाउंट है, ये देखिए, ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ अभी, ये असम NRC में जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए थे उनके तहत अभी तक हमारी जो NRC आने वाली है उसका कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, नोटिफाई नहीं किया, लेकिन लगभग डॉक्यूमेंट्स वही होना है। तो खेत की खेतौनी भी होती है ना, खानदान का जो चार्ट होता है, अगर वो भी आपको मिल जाता है तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। और आप कोशिश कीजिए कि आपके अम्मी अब्बू में से किसी एक का पासपोर्ट बनवा दो। मैं तो कहता हूँ सबका बनवा दो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह सबको हज करने की तौफीक अता कर दे और कम से कम उम्रा तो कराए। तो इस नियत से आप पासपोर्ट बनवाइए, NRC की नियत से काम भी हो जाएगा NRC का और आपकी नियत भी दुरुस्त है और इंशाल्लाह इसमें बरकत होगी। तीसरी चीज़ ये, जो लोग 2004 के बाद पैदा हुए, अब 2004 के बाद जो पैदा हुए उनका तो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होना ये मुश्किल बात है, और अगर नहीं होता है तो फिर ये बड़ी क्या बोलते हैं लापरवाही वाली बात है कि उनके वालिदैन ने लापरवाही की। 2004 के बाद अगर उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, नहीं है, तो आप जाकर नज़दीकी BMC ऑफिस से ले सकते हैं, है ना। सिर्फ आपको लेकर जाना क्या, डिस्चार्ज कार्ड, जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, या नहीं हुए तो फिर सेम प्रोसेस, कोर्ट से ऑर्डर निकालिए और कोर्ट जो है पर एनम का कुछ चार्जेस लेता है, जैसे 1 साल का 250, 300, 400 ऐसे चार्जेस लेते हैं और वो देते हैं। जैसे मैं 20 साल का हो गया तो 400 के हिसाब से कितना हो गया, वो चार्ज लेकर कोर्ट जो ऑर्डर देता है, फिर वो ले जाकर BMC ऑफिस में ऑर्डर देंगे आप, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट बना के देते। घबराने की, एकदम पैनिक होने की जरूरत नहीं, काम करने की जरूरत है। 1987 से पहले नहीं, 87 के बाद और 2004 के बीच में, और 2004 के बाद, उसके पहले बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सिर्फ दाखिला या कोई एक ऐसा सर्टिफिकेट ले आइए जो आपके पैदाइश को प्रूफ करता है। ऐसा एग्जाम्पल, मेरा अब्बा 1942 में पैदा हुआ, आज़ादी से पहले, यानी 47 को आज़ादी मिली, 42 में पैदा, तो मैं उनका डेट ऑफ बर्थ कहाँ से लेके आऊँ? बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, तभी तो रूल ही नहीं था। बर्थ सर्टिफिकेट का रूल जो 70s के बाद आया हुआ है, 76 के बाद, और वो इम्प्लीमेंट हुआ 87 से, इसीलिए 87 तक जो है बर्थ सर्टिफिकेट को एग्जेम्पशन दिया गया पासपोर्ट बनाने में। आप पासपोर्ट बना सकते हैं, तो आपको सिर्फ क्या दिखाना है कि भाई आपके वालिद साहब जो 1942 से पहले यहाँ पर रहते थे और 1942 से आप यहाँ पर रह रहे हो, तो 1942 का कोई एक डॉक्यूमेंट होगा, 1950 का कोई एक डॉक्यूमेंट होगा, LIC होगा, कोई भी एक डॉक्यूमेंट, है ना। खेत जमीन आपको नवाबों से मिली होगी, अंग्रेजों से मिली होगी, जिससे भी मिली हो, उसका भी आप पेपर दिखाते हो तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा, आप इंडियन सिटीजन मान लिए जाओगे। देखिए, मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये था, NRC जो आसाम में लगी उसका मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये था कि 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया था, और ये इंदिरा गांधी ने किया था। और उस टाइम इल्जाम ये लगाया गया था कि इंदिरा गांधी ने बहुत सारे पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को इंडिया के अंदर, आसाम के अंदर बुला लिया ताकि वो उसका वोट बैंक बन जाए। तो 1971 के पहले का कोई डॉक्यूमेंट हो तो आसाम की NRC में उसका नाम आ जाता है, उसके पहले का नहीं है तो वो फंस जाता है। समझ में आ रही बात? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी लगभग यही जो है डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। आप अभी एक काम
काम करना शुरू कीजिए, एक सेकंड मैं फिनिश करूँ, एक काम करना शुरू कीजिए आप, आपके आधार कार्ड, हाँ मैं ये बोल रहा था 2014 वाली 2004 के बाद की बात, तो बर्थ और माता पिता दोनों इंडियन सिटीजन होना चाहिए। 2004 के बाद जो लोग पैदा हुए उनके माँ बाप दोनों ही इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और जैसे मेरा एक बच्चा है वो 2017 का है, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। अब मैं और मेरी अहलिया दोनों ही इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तब मेरा बच्चा जो है एनआरसी में नहीं जाएगा। तो उसके लिए 2 अपना डॉक्यूमेंट और 2 ऊपर के माँ बाप के, 2004 के पहले वालों के लिए अपना डॉक्यूमेंट या माँ बाप में से एक का डॉक्यूमेंट, और 1987 से पहले वाले का खुद का डॉक्यूमेंट। इतने इस वाले जो पिरामिड में आपको डॉक्यूमेंट्स करेक्ट करने, और ये आप बनवा कर रख लीजिए, पासपोर्ट बनवाइए। दूसरी चीज ये जो 2004 के बाद पैदा हुए हैं और जो 1987 के बाद पैदा हुए, इनका नेम जो है करेक्शन, अभी बहुत सारे लोगों का नाम पासपोर्ट पर खान अतीक अहमद होगा, बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसके ऊपर खली अतीक अहमद है, कहीं मोहम्मद अतीक है, हम लोगों के यहाँ ये होता है। तो ये करेक्शन करवाना भी जरूरी है। जो 2004 के बाद पैदा हुए उनका करेक्शन नाम मैच होना चाहिए माता पिता से, तो आप करेक्शन करवाना शुरू कर दीजिए, लाइट बिल पे करेक्शन करवाइए। इसके अलावा आप यहाँ का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेसिडेंट सर्टिफिकेट होता है कि आप 10 साल से यहाँ पर 15 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, ये भी बनवाना शुरू कीजिए। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अगर आपके पास होंगे तो जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन होंगे, लेकिन जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने जो बताया वो नहीं होगा और आपके पास 2000 डॉक्यूमेंट है तो आप एनआरसी से नहीं बच सकते। बेसिक डॉक्यूमेंट आपको बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या पैदाइश का कोई भी एक प्रूफ, अभी जो नोटिफाई नहीं हुआ नोटिफाई होगा, वो आपको देना है। अगर वो आप नहीं देंगे तो आप फंस सकते हैं। जी मौलाना 87 से 2004 की बात करें तो 90% के पास बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं, लेकिन उससे पहले आपने बोले थे ना, जैसे फैमिली में ज़्यादातर एक जैसे एक फादर के ज़्यादा बेटे हैं तो उनके लिए उनका लिविंग सर्टिफिकेट 87 से पहले लिविंग सर्टिफिकेट रहेगा तो सबके लिए चलेगा ना? नहीं, स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, इनका बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे वालिद का 87 का सर्टिफिकेट है, लिविंग सर्टिफिकेट, तो हाँ वो फादर जो है वो इंडियन सिटीजन प्रूव हो गए, वो हो गए, मतलब उनके बाद जितने बच्चे हैं सब प्रूव हो जाएंगे। इनके डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उनके लिए अलग अलग हाँ, बनाने की जरूरत नहीं, बर्थ नहीं, सर्टिफिकेट वालिद तो एक ही है ना, तो डॉक्यूमेंट के लेकिन वो बोल रहे थे ना आपने एक भाई है लेकिन एक भाई डिग्री में आएगा, वो बोल रहा था। वो इसलिए मैं बोला, देखिए मेरे जो बड़े भाई हैं, जो सबसे बड़े भाई हैं, मैंने अभी बताया मैं 1987 में पैदा हुआ, मेरे जो बड़े भाई हैं 1980 में पैदा हुए। अब मैंने तो डॉक्यूमेंट बना लिया, लेकिन बड़े भाई जो है घर गृहस्थी में बिजी थे तो उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया। अब उनका अपना पैदाइश का सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास, उन्होंने पढ़ाई भी नहीं की, अब वो फंस जाएंगे। तो एक घर का जो है बंदा सिटीजन होगा और दूसरा बंदा जो होगा नॉन सिटीजन हो जाएगा। अब्बा तो प्रूफ हो रहे हैं, लेकिन वो अब्बा का बेटा है वो तो प्रूफ करने के लिए चाहिए। हाँ के बाद वाले के लिए चलेगा जी उससे पहले का नहीं चलेगा जी। सो ये मोटी मोटी बात है, आपको लोगों को जाकर लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त करो। सड़कों पर भीड़ लगाकर मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। पार्लियामेंट के अंदर हमारे लीडर्स बैठे हुए हैं, वो आवाज उठाएंगे। जी अगर डेथ हुआ रहेगा तो उनका डेथ सर्टिफिकेट, इनकेस किसी का डेथ होता है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट चलेगा क्या? बिकॉज़ उनका पासपोर्ट तो हम बना नहीं सकते। हाँ, पासपोर्ट नहीं बना सकते। जैसे वो आप बर्थ की कैटेगरी में डाल के बताओ, 2004 के बाद का बच्चा है, 2000 के लिए और 2000 से पहले वालों के लिए, 87 और 2000 के बीच 2020 में। में वालों के लिए। हाँ, आपने बोला उनके वालिद का डेथ सर्टिफिकेट है, तो डेथ सर्टिफिकेट है मतलब इससे प्रूफ नहीं होगा ना कि वो यहाँ पैदा हुए, हाँ, तो उसके लिए वो यहाँ फंसेंगे। तो डेथ सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको कोई प्रूफ देना पड़ेगा कि वो पैदा भी हुए थे यहाँ पर। हाँ, तो कोई ना कोई देना पड़ेगा, और उसमें फिर वही बात आती है कि आपका जो खानदान चार्ट है, खेतौनी है, समझ में आ रही बात, या उनका कोई बैंक अकाउंट होगा पुराना, या उनका कोई LIC वगैरह लिया होगा उन्होंने, या गवर्नमेंट ने कोई स्टैम्प मारकर उनको डॉक्यूमेंट दिया होगा, कोई तो एक डॉक्यूमेंट चाहिए। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी चल सकते हैं। हाँ, प्रॉपर्टी, 7-12 हो गए तो यस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट चलते हैं। तो उसका हाँ, पासपोर्ट है। अभी अगर मेरे वालिद साहब ने प्रॉपर्टी खरीदा 1976 में महाराष्ट्र के अंदर, 7/12 करा लिया है,
तो ये प्रूव हो गया ना, 1976 में प्रॉपर्टी खरीदा तो उसके पहले आ गए थे, 1976 का डॉक्यूमेंट है मेरे पास, तो वो हो जाएगा। बहुत मतलब डिफिकल्ट चीजें नहीं है, आपको जाकर आपके डॉक्यूमेंट्स निकालना है, सबसे पहले आपके पास क्या नहीं है वो बनाना है, और उसके बाद उसको मैच करना है कि भाई इसके अंदर कुछ मिसमैच तो नहीं है, नाम में कोई गड़बड़ तो नहीं है, नाम में गड़बड़ है तो उसको सही करवा कर, गैजेट वगैरह करवा कर सही करवा लो, वो सही हो जाएगा, तो कोई डर की बात नहीं है। करेक्शन भी करना पड़ेगा, जैसे सर कुछ एक ऐसा सर? नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक का मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे कुछ लोग मोहम्मद में लिखते हैं MOHAMMED और कुछ लोग लिखते हैं MOHAMMAD, तो इतनी माइनर स्पेलिंग मिस्टेक का इशू नहीं आएगा। लेकिन एक जगह मेरा नाम अतीक अहमद है, एक जगह मोहम्मद अतीक है, तो ये मैं समझ सकता हूँ नाम है अहमद और मोहम्मद दोनों ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, वो थोड़ी समझेंगे। माइनर स्पेलिंग मिस्टेक का कोई इशू नहीं है, उससे घबराना नहीं आपको, और अगर आपने वो भी दुरुस्त कर लिया तो बहुत बेहतर बात है। सरनेम में शेख कुरैशी अगर आएगी ग्रुप पे, अलग हो गया। शेख और कुरैशी दो अलग आदमी हो गए। हाँ, अगर एक आदमी कुरैशी अतीक है और एक आदमी शेख अतीक है तो ये दो अलग पर्सनालिटीज हो गए। उसके लिए मतलब ये था इस सरनेम दो शेखी और कुरैशी भी रहेगा तो कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग भी दो आइडेंटिटी मानेंगे, तो सरकार भी उसको दो आइडेंटिटी मानेगी और फिर उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा, तो उसको करेक्ट करवा लेना भाई, आपके लिए दुरुस्त होगा, उसको करेक्ट करवा लो जी। अभी CAA को लेकर बहुत सारे लोगों ने पिटीशन डाला हुआ है, कानून तो लागू हो गया, नाफिज कर दिया गया, पिटीशन डाला हुआ, उसमें जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी डाला हुआ है, और मुझे लगता है कि CAA जो चूंकि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, जहाँ तक मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, पढ़ाता हूँ, और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमने बहुत पढ़ाई भी किया है, पढ़ाया भी है कॉन्स्टिट्यूशन, तो जहाँ तक मेरा यह गुमान है कि CAA जो है सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वाइड कर देगा। ये बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन करता है, आर्टिकल नंबर 14 का वायलेशन करता है, 15 का वायलेशन करता है, तो ये जो है बहुत सारे लोगों के साथ वायलेशन करता है, ये नल एंड वाइड हो जाएगा। अगर ये नल एंड वाइड होता तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर CAA चला गया तो हम लोग बच गए। बिल्कुल भी आप किसी की बात में नहीं आएंगे। CAA बिल्कुल अलग है, NRC बिल्कुल अलग है। NRC से आप फंसोगे, CAA से जो गैर मुस्लिम है वो अंदर आ जाएंगे, तो आपका क्या फायदा होगा अगर वो नल एंड वाइड भी होता है तो? समझ में आ रही बात? अल्लाह करे वो नल एंड वाइड हो जाए, लेकिन उसके बाद भी आपको आपके डॉक्यूमेंटेशंस को करेक्ट कराना, ये आपका अहम फरीजा बनता है। यहाँ से अहद करके उठे कि आने वाले 2 महीने में, 1.5 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में मैं अपने परिवार का सारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करवाऊंगा, और अगर यकीन मानिए अगर आपने आपका करेक्ट करवाया तो आप उसमें मास्टर हो जाएंगे, सारी परेशानी आप देख लेंगे, फिर आप लोगों की मदद करेंगे। तो आप पहले अपना कीजिए, फिर लोगों को भी मदद कीजिए। किसी को और कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी जैसे दादा का जो पीछे की पीढ़ी है शेख से चलती आ रही है और अपना आगे से कुरैशी है, तो उसका डॉक्यूमेंट अपने को कुरैशी से करना रहेगा कि शेख से करना रहेगा? कोई लिंकेज होगा ना, जैसे होता है, एक 3 पीढ़ियां जो है कुरैशी थी, उसके बाद सारे लोगों ने शेख लिखना शुरू कर दिया, पुराना शेख है, कुरैशी बाद में चालू हुआ, तो उसके बीच में कोई लिंकेज होगा ना। जैसे एक एग्जांपल, आपके वालिद साहब शेख लिखते हैं, आपने कुरैशी लिखा है ना, तो करेक्शन करना पड़ेगा, तो करेक्शन शेख ही करना पड़ेगा जी, पुराना पुराना पुराना। यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है कि आप इतने सालों से रह रहे हो, तो नए वाले को पुराने वालों को नया कर देना, या नए वालों को पुराना करने में बेहतर ये कि नए वालों को पुराने जैसा कर दो। शेख पे जाना पड़ेगा। हाँ, या तो एक गैजेट बना लीजिए कि ये जो पहले तो हमारा नाम था कुरैशी, हमने उसको बदलकर शेख कर लिया, तो अब ये लिंक हो गया, वो आपका शेख और कुरैशी जो है 2 डॉक्यूमेंट एक हो गए। समझ में आई बात आपको मेरी? गैजेट बना लीजिए आप। अच्छा, तो ज्यादा प्रॉब्लम 2004 के बाद वालों को होने वाला है ऐसा? 2004 के बाद और 1970 नहीं, प्रॉब्लम तो सबको होने वाली है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं।
ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन में करेक्शन जो है 2004 और 1987 के बाद वालों को करना है, क्योंकि 2004 के बाद अपना तो बर्थ रखना है और अपने माँ बाप दोनों को ही इंडियन सिटीजन प्रूफ करना है, तो दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट लगेगा। आपको सिर्फ ज़ात इलाही पर भरोसा रखना है और अपना डॉक्यूमेंट सही करवाना है। कई बातें आएंगी, कहीं ध्यान नहीं देना है, आपको आपके डॉक्यूमेंट सही करवाना है, क्योंकि आपको आपके पड़ोसी का भरोसा है लेकिन सरकार का भरोसा नहीं है। और हमारी जो सरकार है उसको आपने देखा है कितनी विरोध वाली नीतियां उन्होंने अपनाया है हमारे खिलाफ। कई एक कानून को तोड़कर मसाजिद को अडॉप्ट कर लिया उन्होंने, छीन लिया हमसे। तो 15 लाख रुपए देने के लिए अमित शाह जी ने कहा था, वो नहीं दिया, लेकिन बोले सीए आएगा, आया। बोले 370 हटेगा, हटाया। बोले एनआरसी आएगा, तो उनकी अगर सरकार रह गई, पहले तो आप दुआ कीजिए कि उनकी सरकार गिर जाए, अगर उनकी सरकार आ गई तो पक्का एनआरसी आएगा। और सरकार गिर गई तो हम सब लोगों को मिलकर 2-2 रकात शुक्राना नमाज जो है वो अदा करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुसीबत टल गई और अल्लाह जो है मुसीबतों को टालने वाला है। तो अल्लाह की बारगाह में ये दुआ भी करते रहिए, डॉक्यूमेंट्स भी सही करते रहिए। देखिए, अमल हमारे दीनी अमल भी होने चाहिए और दुनियावी अमल भी होनी चाहिए। खुली बात है कि आपको नमाज में दुआ भी करना है और घर जाकर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके उसको करेक्शन भी करना है। अगर आपके मोहल्ले के बीच में से कोई लोग आते हैं कि लाइए हम डॉक्यूमेंट करेक्ट कर देते हैं, आप अगर जाओगे इंडिविजुअली करने के लिए तो आपको इतना पैसा लग सकता है, और हम एकत्रित करके कर रहे हैं। अगर वो आपसे 100, 50, 200 रुपये ज़्यादा भी देते तो मोहल्ले के लोग बोल रहे हैं जिनको आप पहचानते हो, एतबार करते हो। अदरवाइज लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एडिटिंग करके दे देते हैं, और जब वो लेकर जाया जाता है और स्कैन किया जाता है तो पता चलता है ये फेक डॉक्यूमेंट है, तो उसका एक अलग केस। तो जो एतबार के लोग हैं उनको आप दे दीजिए, या ऐसी कोई बंदोबस्त कीजिए कि मोहल्ले के लोग इकट्ठा हों और वो सारे डॉक्यूमेंट्स, जो पढ़े लिखे लड़के हैं उनसे मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं बैठकर चेक कर लें, कहाँ पर क्या गड़बड़ है क्या नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि आपके मोहल्ले में कितने लोगों के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है। फिर उनसे बैठकर मशवरा कीजिए और मशवरे से जो है उनका काम बना कर दीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है भाई। इसमें मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि खाली बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट है तो कहानी खत्म, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं जी, कहानी खत्म। बर्थ सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ, और आप लोगों को मैं एक चीज और बोल दूं, बर्थ सर्टिफिकेट जो लोग यूपी, बिहार या नॉर्थ इंडिया से आए हुए हैं, वहाँ पर 500 रुपये, 1000 रुपये लेकर लोग बना रहे हैं, वेबसाइट पर दिखता है, लेकिन वो वेबसाइट फेक है। पुलिस स्टेशन में स्कैन करने के बाद उसको फाड़ दिया जा रहा है। तो किसी को भी ब्लाइंडली पैसे मत दीजिए, आपके पैसे हराम के नहीं, हलाल के पैसे कमाए हुए हैं, तो मत दीजिए। आप प्रोसीजर फॉलो कीजिए, जो सरकारी प्रोसीजर से फॉलो करके उससे बनवाइए। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन आपके पैसे भी बचेंगे और आप भी बच जाएंगे। और कोई सवालात हैं तो आप बेझिझक पूछिए, बच्चे आप भी पूछ सकते हो। सब डॉक्यूमेंट अपन क्लियर कर सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, लेकिन ज़्यादातर मसला पढ़े लिखों का आता है लिविंग सर्टिफिकेट में। जो बोर्ड सर्टिफिकेट आता है ना, उसमें नाम करेक्शन कैसा करें, उसमें बहुत प्रॉब्लम, बहुत प्रोसेस है, बहुत भारी है उसके लिए। वो करते ही नहीं, वही बोला, वो करते नहीं। बोर्ड करता ही नहीं है। क्यों लिविंग सर्टिफिकेट भी अपने को मांग रहे हैं। जो बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, आपके जो बोर्ड, जो लोग के जो बच्चे अभी 10वीं में नहीं गए, अगर आपके बच्चे पढ़ा रहे हैं तो आप बर्थ, आधार, आपका आधार, बच्चे का आधार और स्कूल में जो दाखिला कराए वो सब नाम चेक कर लो, एक जैसा होना चाहिए। और आपकी प्रैक्टिस में रख लीजिए कि आप जितने भी बच्चों का आधार बना रहे हैं वालिद के नाम के साथ बनाइए। जैसे मेरा नाम अतीक अहमद खान और वालिद का नाम एजाज अहमद खान, तो पहले से लिखते थे ना अतीक अहमद खान इब्न एजाज अहमद खान, सन ऑफ एजाज अहमद खान। अब उसको ऐसा लिखा जाता है खान अतीक अहमद एजाज अहमद, वालिद के नाम के साथ। ऐसा डॉक्यूमेंट बनवाइए। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने तो ये भी नोटिफाई किया कि वालिदा का नाम भी चाहिए, कंपलसरी कर दिया, तो वालिदा का भी नाम डाल दें। ये तो अब जो बच्चे पढ़ा रहे हैं उनके लिए। अब जिनका प्रॉब्लम हो गया बोर्ड में और आधार कार्ड पे अलग है और बाकी डॉक्यूमेंट्स पे अलग है, तो अगर बोर्ड के हिसाब से आप नाम कर सकते हो, आधार में करेक्शन 2 बार करवा सकते हो, आप आधार पे करवा लो। अगर आपको वो भी नहीं करवाना है तो गैजेट बना के रख सकते हैं। हाँ, वो गैजेट बना के रख सकते हैं। हाँ, ज्यादा करने की जरूरत उनको जो बॉर्डर स्टेट्स पर है,
जो बांग्लादेश से सटे हुए स्टेट में, जो पाकिस्तान से सटे हुए स्टेट में और जो अफगानिस्तान से सटे हुए, जिनकी भाषा बंगाली है ना, मैं देखिए खुल कर बोल रहा हूँ, जिनकी भाषा बंगाली है, सुई उनके ऊपर ज्यादा लटक रही है। क्योंकि सिटीजनशिप का ये भी कानून है कि आपको इंडिया में जो नोटिफाई किया भाषा है, शेड्यूल 8 में जो भाषा है, उस भाषा में से एक भाषा आनी चाहिए। और बहुत सारे बंगालीज जो होते हैं वो बंगाली बोल रहे होते हैं, लेकिन उनको लगता है बांग्लादेशी बोल रहे हैं। अब मुसलमानों को शक की निगाह से देखा गया है। तो मैं इस बात से अपनी बात खत्म भी करता हूँ कि ये अल्लाह ने हम लोगों को मौका दिया है। हमारे बाप दादा सिटीजनशिप प्रूव करते करते इस दौर में आ गए, आज हम भी वही कर रहे हैं। लेकिन एक बार हमने डॉक्यूमेंट सही करके अपना सिटीजनशिप प्रूव कर दिया, उसके बाद कोई भी हम लोगों की तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता। बराबर की हिस्सेदारी हमारी हो जाएगी कि हमने प्रूव भी किया। हम जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो इंडिया को हमने बाय चॉइस चूज किया, और उसके बाद जब तुमने पूछा कि डॉक्यूमेंट दिखाओ तो हमने डॉक्यूमेंट दिखाया, और हम इस देश के नागरिक हैं। इतना हमारा, जितना आपका हक है उतना ही हमारा भी हक है। प्रूफ करने की हमारी आला औलाद को जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये अल्लाह की तरफ से मैं समझता हूँ कि हम लोगों को जो मुसल्लत किए हुए 2 बादशाह हैं हमारे ऊपर, ये अल्लाह की तरफ से ही है कि हम लोग जो है होश के नाखून चबाएं, आंखें हमारी खुल जाए। जो हम लोग बेहोशी के आलम में सोए हुए हैं, ये हमारी जो बेहोशी है वो कटे और हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक करें। और साथ ही साथ अपने साथ साथ एक और मुसलमानों के अंदर बेदारी करने की जो ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, मसाजिद के डॉक्यूमेंट्स इसको भी क्लियर करते चले। आप मदारिस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको भी क्लियर करते चले। ये जो मस्जिदें अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई के अंदर अगर आप सारे फ़िक़ों की मस्जिद जमा कर देंगे तो मुझे लगता है कि बेहिसाब मस्जिदें हैं पूरे मुंबई के अंदर। 20-22-25 हज़ार मस्जिदें होंगी, है ना, ज़्यादा ही होंगी, ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट पूछेंगे, किसी का कुछ कम होगा, किसी का कुछ कम होगा, तो अपने साथ साथ मसाजिद के भी डॉक्यूमेंट्स क्लियर करो। हम लोगों के लिए वही हमारी पहचान है। करेंगे ना इंशाल्लाह। सिर्फ सुनना ये मकसद नहीं होना चाहिए, इस बात को आगे पहुंचाना, अमल में लाना। जैसे दीनी बात हम लोग सुनते हैं तो अमल में लाने की कोशिश करते हैं, ये दुनिया की बात है। अल्लाह जो है हमारे से कहने सुनने में जो गलती हो गई हो उसे माफ़ फरमाए और इसे कबूल फरमाए, और अल्लाह जो है हमारे लोगों की मुसीबतें जो है वो हल करे। इस रमज़ान मुबारक के सबके ये दुआ करेंगे, इमाम सब दुआ करेंगे। किसी का अगर कोई सवाल है तो पूछ लो भाई। सब समझ गए इंशाल्लाह। यहाँ से जाने के बाद दूसरों की मदद इंशाल्लाह पहले अपने घर का डॉक्यूमेंट चेक करना भाई, उसके बाद दूसरों का, वरना क्या होगा, चिराग तले, हाँ ये नहीं होना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे इतनी इज्जत से बात करने और मेरी बात बहुत ध्यान से सुना आप लोगों ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबको दीन दुनिया दोनों का काम लेवे, मुसलमानों का काम लेवे, हम सबसे दुआ करें। इस्लाम जैसे डॉक्यूमेंट्स हमारा आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, डॉक्यूमेंट से और कुछ मेरे को पासपोर्ट बनाना जरूरी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा होता है कि जैसे भी आधार कार्ड आप प्रिंट करवाएंगे तो उस पर लिखा रहता है आधार कार्ड इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, पैन कार्ड भी नहीं है, और तीसरा क्या बताया, वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड से भी प्रूफ नहीं होता है। वोटर आईडी कार्ड कितना पुराना आपका हो गया? हमारा कम से कम 10-12 साल हो गए। वो प्रूफ नहीं होता। अगर वो 76-71 के पहले होता, आपके वालिद वालिदा का भी अगर आपके पास होता तो आप जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। हमारा पिताजी का है, वो सब निकाल के लीजिए। और लेकिन इन डॉक्यूमेंट से आपका सिटीजनशिप प्रूफ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपने जो पढ़ाई की है वो लिविंग सर्टिफिकेट, आपका जन्म तारीख क्या है, 1986 86 ना, तो आप पढ़ाई की हो पढ़ाई किया 5 तक ना, तो 5वीं का जिस स्कूल में पढ़े वहां से दाखिला ले लो, और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ वो दाखिला लगाकर आप पासपोर्ट बना लो। आप आपका पासपोर्ट बनाओगे, आप तो सेफ हो गए, लेकिन आपके बच्चे भी सेफ हो जाएंगे, आपके बच्चे भी सेफ हो जाएंगे। तो आपको इतना करना है। अगर मेरा पिताजी का, अगर मेरा दादाजी का वो जमीन है, मेरा दादाजी से जमीन आ रहा है, मेरा पिताजी का दादाजी का जमीन था,
वो फिर जब गुजर गया उन्होंने तो फिर मेरा पिताजी मिल गया, उसको मिल गया। फिर मेरा दादाजी की पास, फिर मेरा दादाजी गुजर गया तो फिर हमारा पिताजी के नाम से है, फिर वो हमारे नाम से भी हो गया। अभी पिताजी जिंदा है। एक पक्का प्रूफ हो गया, सिर्फ इन सारी चीजों को जमा करके रख लीजिए। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये हो गया खानदान चार्ट। वो खानदान चार्ट आपने दिखा दिया, हो गया। अभी मुझे आप बोलोगे तो मैं आने वाली मेरी पिछली जो 7-8-10 नस्लें बता दूंगा एनआरसी में, और ये नस्लें हमारी जाकर मिल जाएंगी ब्राह्मण ठाकुर से। तो हम बचे हुए, लेकिन ये मैसेज पहुंचाना ये जरूरी है। तो आप जाकर डॉक्यूमेंट सही कीजिए, और जिस गांव में आप रहते हो उस गांव में जाकर सबको बताइए कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स निकाल कर रखो आप लोग, क्योंकि खोजने में भी तो टाइम लगता है। एनआरसी लगेगी, नहीं दिखा पाओगे, डी हो जाएगा, और डी हो गया अगर आप एक बार चले गए डिटेंशन सेंटर में, तो वहाँ आपकी जो दुर्गति होनी है ना भाई, उससे डर लगता है। तो ये आप पहले कर लीजिए भाई जी। ठीक है, अभी आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, बट वो 1980 के, तो उनका मैं कैसा ये करूँ? कोई एक प्रूफ उनका होगा, उनका घर का है, पढ़ाई किए, नहीं पढ़ाई कुछ भी नहीं, खेत जमीन जमीन है, इधर का ही जमीन, कितना पुराना होगा? लगभग 19 के पहले का होगा। 1990 के पहले। घर की बात नहीं कर रहे, गाँव की बात। गाँव के नहीं, खेती की जमीन नहीं होगी पास, यहाँ पे घर वगैरह है। हाँ। वो घर तो 1990 में खरीदे ना, तो उससे उनका पैदाइश प्रूफ नहीं होता है। झोपड़पट्टी की एंट्री नहीं है। 80 में मान लीजिए आपके वालिद साहब 80 में पैदा हुए, तो कोई एक डॉक्यूमेंट उनको दिखाना पड़ेगा कि 80 में वो पैदा हुए, है ना? तो इसके लिए हम क्या proof करेंगे? या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, स्कूल पढ़े वो भी नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट, खानदान का चार्ट, उनके दादा वादा आइडिया लो उसका, हाँ उनका दादा वादा जो है होता है गांव वगैरह में जाओगे ना, भले आपकी जमीन बिक गई है, लेकिन आपके बाप दादा की जो जमीन रही होगी, दादा की जमीन रही होगी, उसके पेपर होंगे, वो पेपर निकालिए, उसके बेसिस पर गांव का जो प्रधान होता है उससे लेटर लीजिए, वो लेटर देगा, और वो लेटर ले जाके गांव के ब्लॉक में आप जमा कीजिए, वहां से आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू करके देंगे वो, हाँ ग्राम पंचायत ब्लॉक में वो लिख कर देंगे कि भाई ये आदमी यहाँ पर पैदा हुआ था, हो गया आपका काम। लेकिन ये जरूरी है, ये कलेक्टर लैंड को क्या सबूत के तौर पे नहीं माना जाएगा? ये सिर्फ रेसिडेंट के लिए माना जाता है। कलेक्टर यहाँ बर्थ की बात हो रही है। फोटो पास मिलता है, फोटो पास आपका प्रूफ होता है, प्रूफ ऑफ रेसिडेंट कि आप यहाँ पर इतने सालों से रह रहे हो, आपकी ओनरशिप में दिया गया है। फोटो पास पैसा ऐसा 1900 जी 3 बज गए। तो भाई और कोई सवालात नहीं है तो खत्म करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।